ये है एचएसएससी का नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला जो हरियाणा पुलिस महिला कांस्टेबल में लगाया गया है। इसको मैंने एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपके सामने लाने की कोशिश कर रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो इस पेपर में डिफिकल्टी लेवल ऑफ द पेपर है वो इमटेरियल हो गया है। मतलब कि आपका केवल आपकी शिफ्ट के साथ ही कंपटीशन था। ये शिफ्ट वाइज आया है रिजल्ट, ये आपस में कंपटीशन नहीं था। ये 3 शिफ्ट में जैसे एग्जाम हुआ 18, 19 मॉर्निंग, 19 इवनिंग। तो 18 वालों का कंपटीशन केवल 18 वालों के साथ ही था। 19 वालों का 19 के साथ ही था। 19 मॉर्निंग का जैसे 19 मॉर्निंग के साथ ही, इवनिंग वालों के साथ, और 18 वालों के साथ नहीं था। इसलिए आपका केवल शिफ्ट में कंपटीशन था, इंटर शिफ्ट कंपटीशन नहीं था। रिजल्ट शिफ्ट वाइज आया है। और आपका यदि पेपर डिफिकल्ट था तो डिफिकल्ट आपकी शिफ्ट में सबके लिए था, और अगर किसी और शिफ्ट का इजी पेपर था तो उनकी शिफ्ट में सबके लिए इजी था। तो मतलब शिफ्ट के आपस में कंपटीशन शिफ्ट के अंदर ही था। एक शिफ्ट का दूसरी शिफ्ट के साथ कंपटीशन नहीं था। इसलिए 18 वालों को 19 वालों को कुछ कहने की जरूरत नहीं है कि तुम्हारा इजी था, हमारा मुश्किल था, इसलिए तुम्हारे में से ज्यादा हो गया, हमारे में से कम हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। तीनों शिफ्ट से इस फॉर्मूले के मुताबिक नंबर उठते हैं, कैंडिडेट्स उठते हैं। मतलब कि इस फॉर्मूले के मुताबिक टॉपर्स जो हैं तीनों शिफ्ट के उठ रहे हैं, लेकिन जो बॉर्डर लाइन के कैंडिडेट्स हैं, कट ऑफ के पास है, वो भगवान भरोसे हैं, उनका कुछ पता नहीं चल रहा है। वे केवल किस्मत यदि उनकी होगी तो उठ रहे हैं, अदरवाइज नहीं। इस रिजल्ट में एक बड़ी बात जो देखने को मिली वो ये है कि इंट्रा शिफ्ट परसेंटाइल रही, लेकिन इंटर शिफ्ट नॉर्मलाइजेशन नहीं है। इंट्रा होता है एक ही शिफ्ट में परसेंटाइल का मेथड निकाल के, 1, 2, 3 जैसे शिफ्ट है, परसेंटाइल का मेथड निकाल के उसका रिजल्ट निकाल दिया गया। लेकिन एक शिफ्ट का दूसरी शिफ्ट के साथ नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ है। ये फ्लॉड है, ये इम्प्रॉपर है। तीसरी चीज जो देखने को मिली वो ये है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन शिफ्ट इज अफेक्टिंग द परसेंटाइल स्कोर, मीनिंग देयर बाय जितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आपकी शिफ्ट में है वो परसेंटाइल स्कोर को अफेक्ट कर रहे हैं। ये भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कैसे। यदि आपकी शिफ्ट में ज्यादा कैंडिडेट थे तो उस शिफ्ट से ज्यादा सिलेक्शन हुए हैं, यदि आपकी शिफ्ट में कम कैंडिडेट थे तो आपकी शिफ्ट से कम सिलेक्शन हुए हैं। ये जो परसेंटाइल का फॉर्मूला एचएसएससी ने लगाया है ये आईआईटी जेईई में लगता है, मेंस में, जहां मतलब साल भर तक ये एग्जाम चलता रहता है। 40-50 शिफ्ट्स में लाखों कैंडिडेट्स इसमें बैठते हैं। तो ये चीज है। एक और महत्वपूर्ण चीज मैं बोलना चाहूंगी कि नॉर्मलाइजेशन की ना हम जनरली एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है हरियाणा में। ये इसका कारण, इसके बहुत से कारण हैं, लेकिन मैं आपको एक सच्चाई भी बताना चाहती हूँ कि जब तक ये नहीं था तब तक इजी शिफ्ट वाले बहुत ज्यादा सिलेक्ट हो जाते थे, काफी सारी मात्रा में, मुश्किल में कम होता था। तो तब आप सब मांगते थे कि नॉर्मलाइजेशन हो, और अब जब ये हो गया है तब सबको लगता है कि ये गलत हो गया है। असल बात ये है कि हमारा यदि सिलेक्शन हो जाता है तो हमें लगता है वो चीज सही है, और यदि नहीं होता है तो हम उस चीज को ब्लेम करने निकल जाते हैं। यहाँ पे तीसरा एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि हम एचएसएससी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हैं, और करें भी क्यों? क्योंकि बहुत से ऐसे वाकयात हो गए हैं, बहुत सी ऐसी चीजें हो गई हैं जहां हमारा ट्रस्ट टूट गया है कमीशन पे से। यहाँ कमीशन की काफी भर्तियों के ऊपर सवाल उठे, पेपर लीक गैंग या नकल की काफी वारदातें, पैसे लेके सिलेक्शन वाला लेकिन खुद को ही क्लीन चिट दे देते हैं, खुद को ही निर्दोष बता देते हैं। तो ऐसे जो पूरा जो माहौल बना हुआ उसमें इतना संशय क्रिएट हो जाता है ना कि अभ्यर्थी बड़े कंफ्यूज हो गए कि विश्वास करें तो किसके ऊपर करें, कैसे करें। तो उन्हें लगता है कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ है, जानबूझ के हुआ। इसमें इस पहलू को मैं नकारती नहीं हूँ। चलिए आते हैं परसेंटाइल मेथड के ऊपर। परसेंटाइल मेथड जो इन्होंने लगाया है वो ये लगाया है, P इज इक्वल टू M/N इंटू 100। यहां P है परसेंटाइल, M है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु हैव स्कोर्ड लेस देन और इक्वल टू उसका स्कोर, और N है टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इंटू 100। अब ये मैं आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगी। मैंने ली है 3 शिफ्ट, एक शिफ्ट ये, दूसरी शिफ्ट ये,
और तीसरी शिफ्ट ये। ठीक है, यहां पे पहली शिफ्ट में आसान भाषा में ही समझाने की कोशिश कर रही हूं, 10 एस्पिरेंट्स बैठे मान लीजिए, दूसरी शिफ्ट में बैठे 9 एस्पिरेंट्स और तीसरी शिफ्ट में बैठते हैं 8 अभ्यर्थी। तो टोटल अभ्यर्थी जो बैठे एक परीक्षा में वो बैठे 27। अब ये फॉर्मूला कहता है कि आपको अपनी शिफ्ट के जितने भी अभ्यर्थी हैं, जैसे पहली शिफ्ट में 10 अभ्यर्थी हैं, उनके सबके रॉ मार्क्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देना है। उन सबके रॉ मार्क्स को पहले जिसका रैंक आ रही है उसके मान लो 80 नंबर उसने स्कोर किए हैं, दूसरे ने 78 किए, तीसरे ने 78, तो ऐसे कम 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 होते चल जाना है। लास्ट कैंडिडेट ने 51 करे, ऐसे लिख देने डिसेंडिंग ऑर्डर में। ये डिफिकल्ट शिफ्ट हम मान के चल रहे हैं कि 80 इसमें अंक आए। यहाँ पे थोड़ी मॉडरेट शिफ्ट थी, 82 अंक आए। ये थोड़ी इजी शिफ्ट थी तो 86 अंक आए टॉपर के। ठीक है, तो यहां भी हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया और यहां भी हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। ये यहाँ पे 9 अभ्यर्थियों ने पेपर दिया, या 8 ने दिया, यहाँ 10 ने दिया। अब समझने की कोशिश करना। अब यहाँ पे हमने फॉर्मूला पढ़ा था P = m/n × 100। तो जो ये वाला है P परसेंटाइल, m/n, n टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, n बदलेगा नहीं, n 10 ही रहेगा क्योंकि यहाँ 10 अभ्यर्थी हैं, तो n 10 ही चलेगा। यहाँ पे n 9 रहेगा क्योंकि 9 अभ्यर्थी हैं, यहाँ पे n 8 रहेगा क्योंकि 8 अभ्यर्थी हैं। यहां तक आप समझ गए हैं। अब m क्या है? m है नंबर ऑफ कैंडिडेट हु हैज स्कोर्ड लेस देन और इक्वल टू m। m होगा कि ये जो कैंडिडेट है ना, जैसे 80 जिसने ले रखे हैं, तो कितने कैंडिडेट हैं जिसने 80 या 80 से कम ले रखे हैं? 80 या 80 से कम ले रखे हैं। तो 10 कैंडिडेट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 कैंडिडेट ने 80 या 80 से कम ले रखे हैं, 78। 9 कैंडिडेट हैं जिसने 78 या 78 से कम ले रखे हैं। 9 कैंडिडेट है जिसने 78 या 78 से कम ले रखे हैं, 72। 7 कैंडिडेट हैं जिन्होंने 72 या 72 से कम ले रखे हैं। 6 कैंडिडेट हैं जिन्होंने 69 या 69 से कम ले रखे हैं। ऐसे आप समझ गए हैं कि ये कैसे निकला है। 3 कैंडिडेट हैं जिन्होंने 60 या 60 से कम ले रखे हैं, और यहाँ अंत में 1 कैंडिडेट है जिसने 51 या 51 से कम ले रखे हैं। तो ऐसे निकली है परसेंटाइल। तो जो टॉपर रहेगा उसकी परसेंटाइल हमेशा 100% रहेगी। परसेंटाइल, यहाँ परसेंटेज की बात नहीं कर रहे हैं। परसेंटेज होती तो 100 × 80/100 होता, 80% आती। परसेंटाइल की बात कर रहे हैं हम, 100% रहेगी हमेशा टॉपर की। m आप समझ गए हैं क्या है। अब यहाँ पे m दोबारा हम लगाते हैं। कितने कैंडिडेट हैं जिनके 82 या 82 से कम है? 9 कैंडिडेट हैं। यहाँ पे भी टॉपर हमेशा 100% पे रहेगा। ऐसे ही यहां करेंगे कि कितने कैंडिडेट हैं जिनके 86 या 86 से कम है, तो वो 8 कैंडिडेट हैं, तो यहाँ पे भी 100%। ठीक है, तो हमारी तीनों शिफ्ट से हमें पता चल गया ये है। लेकिन हमें सिलेक्ट करने हैं मान लीजिए 16 सिलेक्ट करने हैं, तो हम बीच में बार एक सिलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए 50% हमने कट ऑफ निकाल दी। 6 कैंडिडेट पहली शिफ्ट से सिलेक्ट हो गए। यहाँ पे 50 किसी का नहीं आ रहा, 50 के बाद 55 है। यहाँ 5 कैंडिडेट सिलेक्ट हो गए और यहाँ पे भी 50 आ रहा है, यहाँ पे भी 5 कैंडिडेट सिलेक्ट हो गए। अब आप देखो कि यहाँ पे 5 हुए हैं, यहाँ पे 5 हुए हैं, यहाँ पे 6 हो गए हैं, क्योंकि ये ज्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट्स थे। अब यहाँ पे कट ऑफ हमने निकाल ली 50%। अब यहाँ पे एक जो महत्वपूर्ण बात है वो मैं बताना चाहती हूँ आपको, कि नंबर ऑफ कैंडिडेट मैं बोल रही थी ना कि आपका परसेंटाइल इफेक्ट करेगा। अब ये जो 75 जिसके अंक हैं, बॉर्डर लाइन कैंडिडेट मरता है। अब ये जो 75 अंक वाला है, वो अभ्यर्थी बोलेगा अरे मेरे तो 75 अंक हैं आंसर की के हिसाब से, लेकिन 66 वाले का सिलेक्शन भी हो रखा है, मेरा क्यों नहीं हुआ? लेकिन 68 वाले का भी हो रखा है, मेरा क्यों नहीं हुआ? 68 वाला बोलेगा अरे मेरा हो रखा है, मेरा नहीं हुआ। 66 वाले का हो रखा है। समझ रहे हो? अब यहाँ पे समझने की कोशिश करो जो मैं समझाना चाह रही हूँ। ये अभ्यर्थी क्यों ऐसा बोलेंगे? क्योंकि इनकी परसेंटाइल कम रहेगी। परसेंटाइल तो इसकी 37.5 है बेचारे की। अंक इसके भले ही 75 हो, लेकिन परसेंटाइल कम होगी। अब इस अभ्यर्थी के यदि आप मान लीजिए शिफ्ट में 8 के बजाय 10 कैंडिडेट होते, यदि 8 की बजाय इसके 10 कैंडिडेट होते तो इसका स्कोर क्या रहता? लेट्स सी। तो 75 या 75 से कम 5 अभ्यर्थी होते,
M5 होता है यहाँ पे, तो इसी की परसेंटाइल 50% हो जाती। आप समझ रहे हो, इसी की परसेंटाइल 50% हो जाती तो ये अभ्यर्थी सिलेक्ट होता, क्योंकि कट ऑफ 50 थी। तो स्कोर आपका 75 है, ये मायने ही नहीं रखता। मैं कह रही हूं ना, इसमें रॉ स्कोर की औचित्यता खत्म हो गई। जो भी अभ्यर्थी ये कह रहे हैं कि मेरे इतने नंबर है इतने नंबर है, वो इसलिए सिलेक्ट नहीं है क्योंकि उनके रॉ स्कोर उनको नहीं हेल्प कर रहे। इफ नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन हिज शिफ्ट, अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट उसकी शिफ्ट में 8 हैं तो इसी 75 वाले का स्कोर 37.5 है। अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट उसकी शिफ्ट में 10 है तो इसी 75 वाले स्कोर का परसेंटाइल 50% है। तो मतलब ये फॉर्मूला आपकी यदि शिफ्ट में ज्यादा कैंडिडेट्स हैं तो आपको सिलेक्ट करवाता है, अगर कम कैंडिडेट है तो सिलेक्ट नहीं करवाता है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आप समझ रहे हैं ना इस चीज को कि ये क्या है क्या नहीं है। अब इसके साथ मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगी कि अगर आपकी शिफ्ट में मान लीजिए इंटेलिजेंट बच्चे बहुत ज्यादा बैठे हों तो ये भी आपके भाग्य पे चला गया सब कुछ। और अगर आपकी शिफ्ट में ज्यादा कैंडिडेट है तो ये भी आपके भाग्य पे बात चली गई। कम है तो शायद आप बाहर हो जाओ, ज्यादा है तो शायद आप अंदर हो जाओ। तो ये फॉर्मूला जो टॉपर्स है ना, जो टॉपर है हर एक शिफ्ट से, उसे तो फेवर कर रहा है, लेकिन जो यहाँ बॉटम लाइन में रहेंगे ना, यहाँ रहेंगे, उनका पक्का पता नहीं भैया, उनका कुछ पक्का पता नहीं कि वो अंदर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ये टॉपर्स हर एक शिफ्ट से उठा रहा है ये फॉर्मूला, ये गारंटी है, श्योर है। अब मैं आपको यहाँ पे एक और फ्लॉ बताऊंगी। अब दूसरा जो स्टेप आता है कैलकुलेशन ऑफ रैंक्स, दूसरा। अभी तक तो यहाँ कैलकुलेशन ऑफ परसेंटाइल हुआ, पहली शिफ्ट से, दूसरी शिफ्ट से और तीसरी शिफ्ट से परसेंटाइल कैलकुलेट कर ली हमने। अब क्या करना है कि तीनों शिफ्ट 1, 2 और 3 को कैलकुलेट करके एक कॉमन लिस्ट बनानी है, कॉमन। ये कैलकुलेशन ऑफ रैंक्स कैसे होगा। अब यहां पे भी फ्लॉ है बहुत बड़ा। अब मैं बताती हूं कैसे है फ्लॉ। मेरी शिफ्ट में मैं टॉपर, तेरी शिफ्ट में तू टॉपर, किसी और की शिफ्ट में वो टॉपर। यहाँ पे भी ये 100 परसेंटाइल के साथ पहली रैंक पे है, यहाँ पे भी ये 100 परसेंटाइल के साथ पहली रैंक पे है, यहाँ पे भी ये 100 परसेंटाइल के साथ पहली रैंक पे है। तो यहाँ पे रैंक कैसे डिसाइड होगी पहली, समझ रहे हो। यहाँ क्योंकि इंटर शिफ्ट नॉर्मलाइजेशन तो हुई ही नहीं, डिफिकल्ट वाले की इजी वाले के साथ नॉर्मलाइजेशन हुई ही नहीं, ये डिफिकल्ट वाले की मॉडरेट के साथ नॉर्मलाइजेशन हुई ही नहीं। तो ये जो पहली पोजीशन, ये जो पहला रैंक है यहाँ पे, वो तो यहाँ पे भी है, वो तो यहाँ पे भी 100 परसेंटाइल, इसकी भी 100 परसेंटाइल, इसकी भी 100 परसेंटाइल, इसकी भी है। तो यहाँ पे रैंक कैसे निकली। तो ये कुछ नहीं है, ये जो टॉपर है 190 जो भी हैं, ये सारे इकट्ठे मिला के डिसेंडिंग ऑर्डर में अपने आप ही 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 ऐसे निकला है, जहां तक इनकी ये परसेंटाइल का फॉर्मूला समझा रहा है हमें। तो ये जो फॉर्मूला ऐसे निकला है ना, इसका मतलब ये है कि इन्होंने जस्ट उसको कंबाइन कर दिया है। इन्होंने ये जो तीनों की तीनों लिस्ट थी, इन्होंने ये जो तीनों की तीनों लिस्ट थी 1 2 3, इन तीनों को कंबाइन करके एक लिस्ट बना दी, जस्ट वो परसेंटाइल बेसिस पे डिसेंडिंग ऑर्डर में रख दिया। अब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे एक और चीज हुई है कि ये जो कंबाइंड लिस्ट आई है ना 1 2 3, इसमें जिसके पास भी एक्स्ट्रा मार्क्स होंगे, जो कि इस एग्जाम में 20 है, 5 से लेके 20 अंक जिसके पास है उसको यकीनन बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। यदि टॉपर के भी 100 अंक हैं और उसके पास ये नहीं है तो शायद वो बाहर हो सकता है, वो बाहर का रास्ता उसे दिखाया जा सकता है। यहाँ पे यही हुआ है कि आपके यदि 95 परसेंटाइल है और आपके पास 15 अंक हैं तो आप अंदर हैं। यदि आपकी 100 परसेंटाइल है और आपके शायद अंक नहीं है एक्स्ट्रा तो शायद आप बाहर हैं, आप बाहर बैठे हुए हैं। तो ये सब चीजें भी यहाँ पे हुई हैं। और ये थोड़ा जो मेथड है, मुझे वेरी वेरी सॉरी, यहाँ पे फ्लॉड लगा क्योंकि इंटर जो शिफ्ट है वो नॉर्मलाइजेशन नहीं हुई है। जहां फीमेल वाले में
फीमेल वाले में तो केवल 3 ही शिफ्ट थी ना, 3 शिफ्ट में इतना ज्यादा हो रहा है। तो देखिए मेल वाले में तो 24 शिफ्ट है, वहां क्या होगा, 24 शिफ्ट में 24 टॉपर होंगे, और 24 शिफ्ट में जो बॉर्डर लाइन पे कैंडिडेट्स होंगे वो तुक्के से उठेंगे। 24 शिफ्ट का आपस में कुछ लेना देना नहीं है। काश ये 24 के बजाय 6 शिफ्ट होती, उसी में इतना हाहाकार मच जाएगा। 24 शिफ्ट में तो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, आई हैव नो आइडिया ये कैसे होने वाला है कैसे नहीं होने वाला है। तो अब मैं अभ्यर्थियों को यहाँ एक चीज कहना चाहूंगी कि आपको डिमांड्स करनी है कुछ। आप कृपया अपने लिए बोलने लगे, आवाज उठाने लगे। डिमांड क्या है कि हमें डिटेल्ड रिजल्ट दिया जाए। मैंने पहले भी वीडियो की शुरुआत में कहा था कि डिटेल्ड रिजल्ट आपने एड्रेसेस के साथ दे दिया, हमें पता चल गया किस जिले से कितने सिलेक्शन हो रखे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन डिटेल्ड रिजल्ट हमें चाहिए रॉ मार्क्स और नॉर्मलाइज्ड मार्क्स के साथ। हमें ये जानना है कि ये फॉर्मूला कैसे वर्क कर रहा है, कितना वर्क कर रहा है, वो चीज हमें देखनी है कि ये फॉर्मूला कहीं फ्लॉड तरीके से तो नहीं सिलेक्शन कर रहा है, ये फॉर्मूला कहीं हाईएस्ट स्कोरर्स को बाहर तो नहीं कर रहा है। तो वो चीजें कैसे पता चलेंगी, वो पता चलेंगे डिटेल्ड रिजल्ट के साथ। दूसरी चीज, हमें डिटेल्ड रिजल्ट में सोशियो इकोनॉमिक और एक्स्ट्रा जो अंक मिले हैं वो भी पता करने हैं, वो भी आप बताइए। और पर शिफ्ट कितने सिलेक्शन हुए हैं, ऐसा ना हो कि एक ही शिफ्ट से आपने सारे के सारे कैंडिडेट उठा लिए हो, ये भी गलत है। क्या तीनों शिफ्ट से कैंडिडेट्स उठे हैं और क्या लगभग बराबर उठे हैं, वो देखना है। दूसरी चीज जो हमें चाहिए वो चाहिए 1 शिफ्ट 1 पेपर हो। कृपया करके 1 शिफ्ट 1 पेपर करें, क्योंकि ये बहुत गलत हो रहा है कि इतनी सारी शिफ्ट में जो बॉर्डर लाइन कैंडिडेट से जो 75 स्कोर करके बैठा है, बच्चा बाहर हो गया, उसे बहुत दुख हुआ, हमेशा दुख रहेगा कि मैंने बहुत ज्यादा स्कोर किया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कृपया करके 1 शिफ्ट 1 पेपर हो, और वो हो सकता है यदि हम गृह जिलों में ही सेंटर बना दें। यदि हम गृह जिलों में के बच्चों को यहां वहां भेजने की बजाय स्टाफ को यहां वहां मूवमेंट करवा दें। यदि स्टाफ स्कूलों का इधर उधर मूव हो सकता है इजीली, तो कृपया करके ये पेपर गृह जिलों में करवाए जाएं पूरी मुस्तैदी के साथ। हरियाणा पुलिस अच्छे से तैनात हो जाए, कोई पेपर लीकेज, कोई माफिया, कोई गैंग, कोई सीटर गैंग कुछ काम ना कर सके। पूरे अच्छे तरीके से पुख्ता इंतजामात के साथ ये पेपर करवाया जा सकता है। ऐसा करवाएं। नहीं तो आप एक और काम कर सकते हैं, आप इन बच्चों का जैसे सिविल सर्विसेज में होता है प्रीलिम्स, एक स्क्रीनिंग टेस्ट करवा सकते हैं। प्रीलिम्स करवा दें, फिर करवा दें मेंस। मतलब कि एक स्क्रीनिंग टेस्ट करवाया जाए जिससे लार्ज कैंडिडेट्स में से कुछ गुना कैंडिडेट सिलेक्ट कर लिए जाएं। जो टॉपर्स कुछ गुना कैंडिडेट्स होंगे उनका एक ही शिफ्ट में एक ही पेपर ले लिया जाए। वो भी बहुत अच्छा तरीका है, और मुझे लगता है सिर्फ यही तरीके हैं जो काम कर सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ पे केवल हरियाणा के युवाओं को हरास कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहती कि नॉर्मलाइजेशन पर से इज बैड, आई एम नॉट सेइंग दिस दैट दिस इज बैड, आई एम जस्ट सेइंग दिस कि आप पारदर्शिता निष्पक्षता का नाम लेते हैं तो आप कृपया करके डिटेल में ये चीजें बच्चों को बताएं कि होती क्या है। और कृपया करके ये जो ऐसे फ्लॉड परसेंटाइल के फॉर्मूले हैं, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी शायद नॉर्मलाइजेशन करता है, उनका फॉर्मूला फार बेटर है। तो ऐसे फॉर्मूले लगाए जाए जहां रॉ मार्क्स और नॉर्मलाइज्ड मार्क्स में इतना ज्यादा अंतर ना हो, जहां केवल शिफ्ट में कितने कैंडिडेट बैठे उसकी वजह से रॉ और नॉर्मलाइज्ड मार्क्स में इतना ज्यादा अंतर ना आ जाए, जहां आपका जो क्या कहते हैं ये इंटर शिफ्ट नॉर्मलाइजेशन है वो हो ही ना। इजी और डिफिकल्ट के बीच में आपस में हो ही ना। नाम नॉर्मलाइजेशन है लेकिन नॉर्मलाइजेशन हो ही ना, ऐसा भी ना कीजिए। कृपया करके ये थोड़े से फ्लॉज ठीक कर दीजिए, और जो डिटेल्ड रिजल्ट अभ्यर्थी मांग रहे हैं वो कृपया करके दिए जाएं। और प्लीज ये फॉर्मूला आप कैसे यूज करने वाले हैं कांस्टेबल के रिजल्ट में, मेल कांस्टेबल में, उसमें बड़ी घबराहट हो रही है कि आप कैसे बॉर्डर लाइन कैंडिडेट्स को टैकल करेंगे वहां पे। कृपया करके वो भी